हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टारगेट SSC 2025 सीरीज़ का क्लास नंबर 32। एंड एस यू ऑल नो, इस सेशन में हम लोग GK/GS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं विद बेस्ट सोल्यूशन। बेस्ट सोल्यूशन इन द सेंस हम करेक्ट आंसर के साथ साथ डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे अदर ऑप्शंस के, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉमन बने। एंड अगर आपने मेरे साथ इस सीरीज़ को एंड तक देख लिया तो आपको GK के लिए कुछ और करने का ज़रूरत नहीं। इस सेशन से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने वाले हैं एंड आप GK में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए देन आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है कम्पीट IQ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, महाराष्ट्र जो स्टेट है उसने टॉप किया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो सेशन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, उसमें टॉप किसने किया है या विनर कौन रहा है? महाराष्ट्र। ये मैं अभी क्यों करा रही हूँ? बिकॉज हमने लास्ट क्लास में, दैट इज़ क्लास नंबर 30, प्रीवियस क्लास में हमने पूरा खेलो इंडिया गेम्स कंप्लीट किया था, जिसमें 4 टाइप्स के गेम्स एज वेल एज कौन विनर रहे हैं, मैस्कॉट क्या था, सब कंप्लीट किया। बस ये एक पॉइंट छूट गया था कि विनर कौन रहा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का। देन बिहार होस्ट स्टेट था एंड महाराष्ट्र इज़ द विनर स्टेट विद 158 मेडल, जिसमें 58 गोल्स है। ये पॉइंट आप याद रखिए। बाकी खेलो इंडिया गेम्स आपका कंप्लीट हो चुका है एंड क्वेश्चन एक बनेगा। इसी के साथ चलिए इस सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? देन इट इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 44। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? देन वन लॉ फॉर द नेशन। एक कंट्री का एक ही कानून होना चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप क्रिश्चियंस हो, इन सभी रिलीजन के लिए कोई एक कॉमन लॉ रहना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का मीनिंग है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये इतना ही ज़्यादा न्यूज़ में था कि इससे क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मैक्सिमम चांसेस वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो मैं भी डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहला स्टेट कौन सा बन गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को फुल्ली इंप्लीमेंट करने वाला? देन फर्स्ट इंडियन स्टेट इज उत्तराखंड। आपको कहीं कहीं कंफ्यूजन मिलेगा, गोवा वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, बट यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो गोवा ने इंप्लीमेंट नहीं किया था। गोवा में एक सिविल कोड है, कॉमन सिविल कोड, बट दैट इज द पोर्टुगीज सिविल कोड ऑफ 1867। सो फर्स्ट स्टेट कौन सा है इंडियन स्टेट? देन इट इज उत्तराखंड। देन आर्टिकल 44 में मेंशन है। आर्टिकल 44 DPSP के अंडर आते हैं। DPSP कौन से पार्ट में है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट 4। एंड DPSP किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? देन आर्टिकल 36 to 51 यहाँ तक है हमारे DPSP। एंड 51 जो पार्ट 4A में आता है उसमें क्या है? उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। इसी के साथ कॉमन सेट ऑफ लॉज है जो ऑल इंडियंस को फॉलो करने होंगे, इसी का मीनिंग है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देन आर्टिकल 42 क्या है? जो ऑप्शंस के आर्टिकल्स थे। आर्टिकल 42 टॉक्स अबाउट प्रोवाइडिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस एंड ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ये भी DPSP के अंडर ही आता है, जिसमें मैटरनिटी रिलीफ मिलता है। ये एक पॉइंट है जो पूछा जाता है। एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एनवायरनमेंट जो है वो अच्छे होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, सिक्योर होने चाहिए। देन आर्टिकल 2 क्या है? 22। आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट डिटेंशन इन सर्टेन केसेस अगेंस्ट अरेस्ट। प्रोटेक्शन और अरेस्ट के केस में डिटेंशन मिलेगा आपको इन सर्टेन केसेस विच इज़ अ फंडामेंटल राइट। इट इज़ मेंशन इन आर्टिकल 22। देन आर्टिकल 24 क्या है? आर्टिकल 24 चाइल्ड राइट को प्रोटेक्ट करता है, चिल्ड्रंस राइट को। दैट इज़ बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज किसी भी चिल्ड्रन को फैक्ट्री या माइन में या हजर्डस वर्क में एंगेजमेंट करने के लिए नहीं मिलेगा। दैट इज़ 14 ईयर्स के बिलो अगर आप चाइल्ड लेबर करा रहे हो देन इट इज़ इलीगल। दैट इज़ अ फंडामेंटल राइट दैट चाइल्ड गेट्स द राइट टू नॉट बी एम्प्लॉयड अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। एंड अगर 18 ईयर्स के नीचे है देन 18 ईयर्स तक कोई हजर्डस वर्क नहीं कर सकते। ये थे बाकी 3 आर्टिकल्स। एंड हम चलिए एक बार DPSP को भी डिस्कस कर लेते हैं। DPSP पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 एंड DPSP not enforceable in the court of law. This is an important point. Fundamental right is enforceable in the court of law. However, DPSP is not enforceable in the court of law. And DPSP को लागू कराने का, implement कराने का ड्यूटी किसका होता है? ड्यूटी ऑफ द स्टेट. It is an important point जो पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। Then DPSP के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हमने देख लिया है। देन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव भी हमें पता चल चुका है कि फंडामेंटल राइट के साथ साथ और सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना एंड एज वेल एज ह्यूमंस को ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स प्रोवाइड करना।
इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ DPSP। देन DPSP के 3 बेसिक टाइप्स है, ये तीनों टाइप्स आपको पूछे जाएंगे। दिस आर सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। दिस आर दी 3 टाइप्स, जिसमें से सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल लोगों के वेलफेयर, इकोनॉमिक जस्टिस, बेसिकली सोशल इक्वालिटी के बारे में बात करता है सोशली। देन गांधीयन प्रिंसिपल सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ रिलायंट, इन सब में बात करता है। देन व्हाट इज़ द लिबरल इंटेलेक्चुअल? लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंदर आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो अभी हमने देखा आर्टिकल 44। इसी तरीके से जो भी सिमिलर लिबरल इंटेलेक्चुअल, दैट इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन वाले प्रिंसिपल्स है, वो लिबरल इंटेलेक्चुअल है। देन कौन से लिबरल इंटेलेक्चुअल है एंड कौन से गांधीयन प्लस कौन से सोशल प्रिंसिपल्स है, वो आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं, क्योंकि पूछा जाता है जब क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट करना होता है। एसएससी में तो इस बार वेंडर चेंज होने वाला है, तो ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे, तो आपको उस लेवल का प्रिपरेशन करके जाना है। इसी के साथ अमेंडमेंट्स देख लेते हैं, कौन से अमेंडमेंट्स एसोसिएटेड है विद DPSP। देन 42nd अमेंडमेंट 1976, इसमें कुछ इंट्रोड्यूस किए थे चेंजेस। 44th अमेंडमेंट 1978 एंड 86th अमेंडमेंट 2002, जिसमें 86th अमेंडमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 86th अमेंडमेंट में आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट भी है एंड फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 11 एज वेल एज आर्टिकल 45 ऐड किया गया था, जिसमें चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स को मैंडेटरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है स्टेट को। दिस इज आर्टिकल 45 एंड अमेंडमेंट 86। देन जुडिशल इंटरप्रिटेशंस, दैट इज़ कुछ जुडिशल केसेस जो एसोसिएटेड है DPSP के साथ, वो कौन कौन से हैं। देन चंपाकम दोराई राजम केस 1951, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1973 एंड मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। ये 4 केसेस आपको याद रखने हैं। क्या थे इन केसेस के अंदर, ये सब बहुत ज़्यादा अगर आपको याद ना भी रहे, बट केसेस के ईयर्स एंड केसेस के नेम्स आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। उसी के साथ इसके अंदर क्या ऐसे जजमेंट्स दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने जिस वजह से ये केसेस इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बनता है। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती केस, जिसमें ये बताया गया था कि हमारा प्रियम्बल चेंज नहीं किया जा सकता है। प्रियम्बल एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है, बट उसका बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहना पड़ेगा। दिस वॉज द जजमेंट गिवन बाय केशवानंद भारती केस, जो लेटेस्ट है। देन एक्ट्स एंड इंटरप्रिटेशंस, बहुत सारे एक्ट्स है, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, देन पंचायत राज सिस्टम, देन द रूरल एरिया डेवलपमेंट एक्ट, ये सब एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स पूछे जाते हैं। देन ये रहे सोशलिस्ट, गांधीयन एंड इन लिबरल इंटेलेक्चुअल, जो मैंने आपको बताया। सोशलिस्ट के अंदर कौन कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 38, 39, 38 टॉक्स अबाउट वेलफेयर ऑफ स्टेट, 39 प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड, रिसोर्सेज, मीन्स एट्सेट्रा, 39A फ्री लीगल एड, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। देन आर्टिकल 41 वर्क, प्रोफेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट प्रिंसिपल। देन सिक्योर लिविंग वेज 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो फिर से पूछा जाता है। देन आर्टिकल 47 न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इट इज़ अ सोशलिस्ट प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंडर कौन से आते हैं? द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दैट इज़ द पंचायत, आर्टिकल नंबर 40 इंपॉर्टेंट है, विलेज पंचायत पूछा जाता है। 43 कॉटेज इंडस्ट्रीज, 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी, 46 एम्पावरमेंट ऑफ SC/ST एंड अदर वीकर सेक्शन, 47 प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, 47 ये पूछा गया है पहले भी, प्रीवियस क्वेश्चन है। देन 48 प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउ एंड अदर मिल्च, दैट इज मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल। देन लिबरल इंटेलेक्चुअल कोड के अंदर आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। देन आर्टिकल 45 चिल्ड्रन को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। देन आर्टिकल 48 एलिमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, आर्टिकल 48 एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने वाला, आर्टिकल 48A इंपॉर्टेंट। 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, 50 इज अगेन अनदर इंपॉर्टेंट, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, एंड 51 ये क्या है? इंटरनेशनल पीस कोऑपरेशन सिक्योरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रही हूँ, नहीं होता तो नहीं बताती, तो आपको ये सब क्लास में ही याद कर लेने हैं, बार बार रिवाइज कीजिए PDF से, तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, दी धंगारी गजा फेस्टिवल ट्रेडिशनल फोक डांस है, ये कहाँ
किया जाता है कौन से स्टेट में? देन धंगारी गजा इज़ अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया महाराष्ट्र। ये फेस्टिवल बेसिकली शेफर्ड कम्युनिटी है जो धंगार्स कहे जाते हैं महाराष्ट्र के, वो ये डांस परफॉर्म करते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। शेफर्ड कम्युनिटी, धंगार। पोएट्री, जो इसमें गाना गाया जाता है उसका नेम क्या है? ओवी। ओवी गाना गाया जाता है इन धंगारी गजा डांस। एंड कौन से गॉड को डेडिकेट? देन गॉड बिरूबा। पोवाड़ा किस स्टेट का डांस है? महाराष्ट्र का। किस पर्सन के साथ एसोसिएटेड है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, शिवाजी महाराज। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, शिवाजी महाराज के साथ फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन से डांस एसोसिएटेड है? आपको पोवाड़ा देगा, करेक्ट आंसर विल बी पोवाड़ा। देन तमाशा इज अगेन अनदर फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। टॉकिंग अबाउट द फोक डांसेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेने हैं। हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट डांस कनौरी, देन जैता, ये पूछा जाता है। डंगी, चंबा, झोरा, झली, स्टिक डांस, ये सभी याद कर ही लेने हैं। चढ़ी। देन उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट डांस गढ़वाली, कुमायूनी। देन रासलीला, ये उत्तर प्रदेश में भी किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट गढ़वाली एंड कुमायूनी, ये दोनों आपको याद रखने हैं। पंजाब का भांगड़ा, गिद्दा, दफ, धमन। देन हरियाणा का झूमर इंपॉर्टेंट है। धमाल, दफ, फाक डांस, खोर, गगोर, लूर, गुग्गा, ये सभी पूछे जा चुके हैं, तो आपको याद रख लेने हैं। आपको लगेगा कि इतना सारा डांस याद करना है, डांस तो और बहुत सारे हैं लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो आपको ये तो याद करने ही है। देन उत्तर प्रदेश में से सबसे इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चपेली, जैता, ये सभी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको सभी के सभी उत्तर प्रदेश के याद होने चाहिए। देन राजस्थान से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला डांस है घूमर। देन कलबेलिया, चक्री, गनगौर, ये सभी सबसे ज़्यादा पूछे। देन पनिहरी, ये सब याद कर लेने हैं। गुजरात का गरबा डांस सभी को पता है, बहुत फेमस है। देन डांडिया, भवई, टिप्पणी, जुरियन, देन भवई, ये भवई 2 बार हो गया है, टिप्पणी, जुरियन ये याद रख लेने हैं। महाराष्ट्र का लवनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नकाटा। देन कोली पूछा गया है प्रीवियस ईयर, लेजिम पूछा गया, गफा पूछा गया। देन बोहारा, तमाशा पूछा जा चुका है, पोवाड़ा, गोरीचा, ये सभी याद कर लेने हैं। मध्य प्रदेश के डांस तेरतली, मंच डांस पूछा जा चुका है। मटकी, आधा, खादा नाच। देन ग्रिदा डांस, सेला लड़की, जवाड़ा डांस। दिस क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड, तो बाकी सब भी पूछे जाएंगे आने वाले सालों में, आपको याद करने हैं। छत्तीसगढ़ का गौर मारिया, रोत नाचा, पंडावनी, भेदामती, कपालिक, डगला, पली। देन भारथरी चरित, कर्मा, झूमर, देन मुंडरी। देन झारखंड का कर्मा मुंडा, कर्मा अग्नि, झूमर सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, तो वो झारखंड करेक्ट आंसर होगा। देन विदेशिया, सोहराई, हुंटा, सरहुल, बड़ाऊ, झिटका, डंगा, डोमकच। देन घोड़ा नाच, ये भी झारखंड। बिहार जटर जतीन, बखोबखिन, पनवाड़िया, समा चखवा, विदेशिया, जात्रा, ऑल आर इम्पॉर्टेंट डांसेस ऑफ बिहार जो पूछे जा चुके हैं। वेस्ट बंगाल के इंपॉर्टेंट डांसेस में से पुरुलिया छाओ इंपॉर्टेंट वन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसे क्लासिकल डांस का स्टेटस देके रखा है, तो आपको याद कर लेना है। देन कठी, गंभीरा, ढली, देन जात्रा एंड बाउल इंपॉर्टेंट, गंभीरा इंपॉर्टेंट। सिक्किम का छूफट, याकछम डांस या स्नो लायन डांस इस तरीके से पूछा जाएगा। देन डेंजोंग, गेनहा, ताशी, यांकू, खुकुरी नाच, चुटकी नाच, मरूनी नाच। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर ही लेने हैं। हर एग्जाम में एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का तो डांस आ ही जाता है, हर एक शिफ्ट में बल्कि। देन मेघालय का लाहो पूछा जा चुका है, काशाचुक, मिनसेम, नोंगख्रेम, बाला। बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महाराज, कलीगोपाल, ये सब कहाँ के हैं? आसाम। देन आसाम का कौन सा कम्युनिटी बागुरुम्बा डांस करता है? देन बोडो कम्युनिटी। देन नागा डांस, खेल गोपाल, टबल चोंगली, झुमरा होपजानी। नागा डांस आप नागालैंड से एसोसिएट कर लेंगे, वहाँ पे भी किया जाता है, अगर ऑप्शन में ना रहे देन आसाम विल ऑल्सो बी द करेक्ट आंसर। अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट डांस बुया, चालो, वांगचो, पासी, कोंकी, पोनुंग, पोपीर, बारदो। देन छाम, मास्क डांस, वार डांस। वार डांस पूछा जा चुका है, मास्क डांस, देन वांगचो, देन भरदो, पोपीर एंड पोनुंग, ये सभी ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। देन नागालैंड का सबसे इंपॉर्टेंट डांस जो है वो है बॉम्बो डांस, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है नागालैंड का, 8 से नेम स्टार्ट होता है, मैंने हिंट दे दिया, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। देन लिम, नुआर लिम। देन ये जो लिंग लिंग इस टाइप का या यांग यांग टाइप का जो प्रोनाउंसिएशन आता है वो नागालैंड के, जैसे कि जेलियांग, तेमांग नितिंग,
हथौली, देन सुरोलियन, देन गेथिंगलिम, ये सभी, देन नुआरलिम, ये सभी नागालैंड। देन मणिपुर का थांगता, लाई हरोबा वेरी इंपॉर्टेंट, पुंगचलम अनदर इंपॉर्टेंट, नाट रासलीला भी पूछा जाएगा, दैट इज अगेन मणिपुर। रोड, दोलचलम इंपॉर्टेंट डांस, खाबाथाम्बी, खुबक इशेई लोशा। देन मिज़ोरम के चेराक डांस, चेराओ डांस कहाँ का है, मिज़ोरम का, पूछा जा चुका है। ख्वालम, साइलम, साउलाकिन, देन चांगलाई जाउन, देन जांगतालम, पारलम, सारलाम काई, सोलाकिया, लांगलाम, देन खामतांग एंड सेरोकान। ये सभी इसी तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है एज़ फार एज आई नो। हाउएवर अगर आपके यहाँ से कोई मिज़ोरम का स्टूडेंट या कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का स्टूडेंट देख रहा है, देन काइंडली अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन कहीं पे गलत हुआ है तो आप लोग रेक्टिफाई कर दीजिए, ऑफेंड मत होइएगा, क्योंकि सभी के प्रोनाउंसिएशन परफेक्टली मुझे नहीं पता। जितना मुझे पता है मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से आपको बताया। त्रिपुरा का सबसे इंपॉर्टेंट डांस होजागिरी, देन ओडिशा का इंपॉर्टेंट डांस घूमर, छऊ, घूमर सबसे इम्पॉर्टेंट, देन पाइका, मुन्नरी, ये सभी पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश का इंपॉर्टेंट डांस है घंटा मर्दला, पूछा जा चुका है। मोहिनीअट्टम, क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। विलासिनी नृत्यम, भामाकल्पम, वेरा नृत्यम, दप्पू, लपेटा गुल्लू, लंबरी, धीमसा, बुट्टा बोमलू, कोलट्टम। कर्नाटका का इंपॉर्टेंट डांस यक्षगान, बहुत पूछा जाता है। हुट्टरी, सुग्गी, कुनीथा, करगा, लंबी, ये सभी ऑलमोस्ट पूछे जा चुके हैं बहुत बार, तो ये सब आपको याद कर लेने हैं। देन आपको लग रहा होगा कि इतने सारे डांसेस से कैसे याद होंगे, बट आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे बनते हैं कि आपको याद करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। गोवा के इंपॉर्टेंट डांसेस इंक्लूड करते हैं धंगर, मंदी, झगोर, खोल डांकी, देन तरंगमेल इंपॉर्टेंट, शिगमो, घोड़े, मोरनी, समाई नृत्य, जगर, रनमले, टोन्यामेल, ये सब इंपॉर्टेंट है। फुगडी अगेन इंपॉर्टेंट। देन तेलंगाना का इंपॉर्टेंट डांस पेरिनी, शिवाटंडम एंड केसाबड़ी इंपॉर्टेंट है। देन केरला का सबसे इंपॉर्टेंट डांस ओत्तम थुल्लल, काइकोतिकल्ली। एंड देन केरला का जो क्लासिकल डांस है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, इंपॉर्टेंट है, एंड ये सब याद कर लेने हैं। ओट्टम, कलियोट्टम, ये सब कहा गया है केरला के। देन तमिलनाडु का इंपॉर्टेंट डांस कुमी, पूछा जा चुका है। कोलट्टम, कवड़ी एंड करगम, दिस आर फ्रॉम तमिलनाडु। एंड अगर आपने मेरे साथ ये कंप्लीट डांसेस देख लिए और इसको आपने रिवाइज कर लिया, आपको याद हो गया, देन 1 मार्क तो आपका पक्का है, बिकॉज 1 मार्क्स के लिए ही सिलेक्शन रुक जाता है। तो आपको ये सब करने हैं, तो आपको 1 मार्क फॉर श्योर मिलने वाला है इन फोक डांसेस, बिकॉज इसके बाहर तो नहीं आने वाला, और इसके बाहर अगर आएगा तो किसी को नहीं आएगा, लेकिन इसी के अंदर आएगा 99% चांसेस है। तो आपको ये सब याद कर लेने हैं। Then the Indian National Congress was founded in December 1885 at December 1885 में Indian National Congress establish हुआ। तो डेट इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 1885। कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ? देन इट वॉज फाउंडेड इन द स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया बॉम्बे। एंड इसका फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था, ये वहाँ का पिक्चर है, आप देख सकते हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल कांग्रेस मीटिंग। इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेंगे। उससे पहले जो प्रेजेंट में मुंबई है, दैट इज़ बॉम्बे, उसमें कहाँ पे किस पर्टिकुलर प्लेस में हुआ था वो फर्स्ट मीटिंग, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? देन फर्स्ट प्रेसिडेंट वोमेश चंद्र बनर्जी, इट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड फाउंडर कौन थे? देन फाउंडर वोमेश चंद्र बनर्जी के साथ देयर वाज एओ ह्यूम। एओ ह्यूम कौन थे? देन एओ ह्यूम वॉज फाउंडर, ब्रिटिश मैन थे। एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट वोमेश चंद्र बनर्जी, दिसंबर 1885। एंड बॉम्बे के कौन से पर्टिकुलर प्लेस में किया गया था, ये आपको बताने हैं। डेलीगेट्स कितने थे? 72। दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड मीटिंग कहाँ पे हुआ था? देन कलकत्ता। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही सब आपको याद कर लेने हैं। देन इसी के साथ हम एक बार, सिंस इंडिपेंडेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो हम इंडिपेंडेंस तक जो इंपॉर्टेंट डेट्स पूछे जाते हैं वो आपको याद करा देना है इन वन शॉट। एंड इसी में से एक ना एक डेट तो आपका बन ही जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको ये बहुत ध्यान से देखने हैं। तो जो भी कुछ कर रहे हैं आप लोग एकदम स्ट्रेट बैठ जाइए एंड पूरा तरीके से कंसंट्रेट कीजिए लेक्चर में, बिकॉज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बताने जा रही हूँ। सबसे फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ वार, दैट इज सेपॉय म्यूटिनी, किस साल में हुआ था? 1857। 1858 में क्या इंपॉर्टेंट है? देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। इंडिया पूरी तरीके से ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ चुका था इन 1858। क्वींस प्रोक्लेमेशन जिसे कहा जाता है। 1861 इंडियन काउंसिल्स एक्ट। देन 1872 में कौन थे? लॉर्ड मेयो थे वाइसरॉय, जिनको एसेसिनेट किया गया था। फर्स्ट वाइसरॉय टू
डू द अनऑर्गेनाइज्ड पॉपुलेशन सेंसस, देन वो भी लॉर्ड मेयो थे। किस साल में किया था? देन 1871 में किया था। 1871 में इन्होंने अनऑर्गेनाइज्ड सेंसस फर्स्ट टाइम के लिए इंडिया में करवाया था। 1869 बर्थ ऑफ महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 1863 बर्थ ऑफ स्वामी विवेकानंद, 12 जनवरी, जिसमें हम नेशनल योग डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 1875 आर्य समाज को एस्टेब्लिश किया था। किसने किया था? देन स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का मोटो क्या था? देन गो बैक टू द वेदस। देन 1876 क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेम्ड एम्प्रेस ऑफ इंडिया। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेम्ड एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1876 एंड देन इसमें फर्स्ट दिल्ली दरबार हुआ था। देन 1878 में वर्निकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था। किस वाइसरॉय ने करवाया था वर्निकुलर प्रेस एक्ट पास? वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रिपील किसने किया था? देन लॉर्ड रिपन ने रिपील किया था। किस ईयर में? 1882 में। 1882 में। 1878 में एक और इम्पॉर्टेंट एक्ट जो पास हुआ था वो था आर्म्स एंड एम्यूनरेशंस एक्ट। ये आर्म्स एक्ट कब पास हुआ था? 1878। ये आपको याद रखना है। कौन से वाइसरॉय ने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एंड रिपील किसने किया था? देन 1882 लॉर्ड रिपन, जिसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है, या तो फिर लिबरल वाइसरॉय। देन 1882 में हंटर कमीशन आया था। हंटर कमीशन 2 बार आया है, एक बार 1882 में और एक बार जलियांवाला बाग मैसेक्रे के बाद। जो 1882 में आया था वो कौन सा पर्टिकुलर कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव किया था? देन इट वाज एजुकेशन। 1893 में स्वामी विवेकानंद गेव स्पीच एट द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस इन शिकागो, न्यूयॉर्क। 1893 डेट इंपॉर्टेंट है। देन 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ 1892 का। 1885 फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देन 1883 में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ये किसने पास किया था? इल्बर्ट बिल किसके साथ एसोसिएटेड है? देन लॉर्ड इल्बर्ट। देन 1897 इसमें असैसिनेट किया था चेपाकर ब्रदर्स ने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, इंपॉर्टेंट है। 1904 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पास्ड। देन 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद कर लेना है कौन से ईयर में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ? 1905। देन फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन द ईयर 1906, कहाँ पे फॉर्म हुआ था? देन ढाका, बांग्लादेश में फॉर्म हुआ था। 1907 इंपॉर्टेंट डेट, सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट या सूरत सेशन में जो कांग्रेस के 2 पार्टीज थे, दैट इज मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, इन दोनों में डिवीजन हुआ था। कौन से सेशन में? सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन से ईयर में? 1907। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद कर लेने हैं। 1908 में ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट को असैसिनेट करने का अटेम्प्ट किया था। किसने किया था? देन खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी, इंपॉर्टेंट। देन 1909 मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहा जाता है। 1930 गदर पार्टी फॉर्म हुआ था या गदर मूवमेंट, कहाँ पे फॉर्म हुआ था? लाला हरदयाल ने फाउंड किया था गदर पार्टी। कहाँ पे फाउंड किया था ये आपको बताना है। 1912 में बॉम्ब अटैक किया गया था ऑन वाइसरॉय हार्डिंगे, लॉर्ड हार्डिंगे या तो फिर वाइसरॉय जो हार्डिंगे थे उस पर बॉम्ब अटैक कब किया गया था? किस ईयर में? 1912। किसने किया था? ये आपका कमेंट बॉक्स में अगेन बताना है। आपको लगेगा सब कुछ मैं कमेंट बॉक्स में बताने के लिए क्यों बता रही हूँ, देन ये आपका होमवर्क है। एंड अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा एज वेल एज मेमोराइज भी हो जाएगा, क्योंकि जब हम लिखते हैं तब हमें ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होते हैं। देन 1911 दिल्ली दरबार, ये 3rd दिल्ली दरबार था जो इम्पॉर्टेंट की था क्योंकि इसमें कलकत्ता से हमारा कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली शिफ्ट किया गया था। एंड एक और इम्पॉर्टेंट, ब्रिटिश मोनार्क फर्स्ट टाइम के लिए इंडिया में विजिट किए थे इन 1911, द 3rd दिल्ली दरबार। देन 1914 कोमागाटा मारू इंसिडेंट। 1915 महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ गए थे। कहाँ पे आए? देन अहमदाबाद गुजरात। देन एंड अहमदाबाद गुजरात में आके इन्होंने साबरमती आश्रम का एस्टेब्लिश किया था इन 1916। देन 1916 लखनऊ पैक्ट एंड साबरमती आश्रम एस्टेब्लिश्ड। किसने किसने साइन किया था? कहाँ पे हुआ था साइन? ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बट नाउ फॉर नाउ हम लोग डेट याद कर लेते हैं। 1916 होम रूल लीग फाउंड किया था। किसने फाउंड किया था होम रूल लीग? देन एनी बेसन ने फाउंड किया था। कहाँ पे? चेन्नई, मद्रास में। एंड बाल गंगाधर तिलक ने वेस्ट इंडिया, बेसिकली महाराष्ट्र रीजन में बाल गंगाधर तिलक फाउंडेड दी होम रूल लीग। एंड एनी बेसन मद्रास एरिया में फाउंड किया था इन 1916। देन 1919 मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से भी जाना जाता है। देन 1919 जलियांवाला बाग मैसेक्रे 13 अप्रैल को जब बैसाखी का दिन था इन पंजाब, देन लॉर्ड डायर ने ओपन फायर कर दिया एंड बहुत सारे लोगों को वहीं पे जो फील्ड में जमा हुए थे वहीं पे उनका डेथ हो गया। बहुत ही ख़राब हालत था, जिस वजह से इस डे को ब्लैक डे भी कहा जाता है एंड इट वाज जलियांवाला बाग मैसेक्रे। देन
1918 में खेरा सत्याग्रह मिल वर्कर्स ने किया था। 1917 चंपारण सत्याग्रह बिहार एग्रीकल्चरल के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाने की वजह से। 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ एंड इन फरवरी 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट उत्तर प्रदेश में, जब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो मास थे उन्होंने पुलिस स्टेशन एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ क्लैश में आने के बाद बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया, अराउंड 23 पुलिसमैन एंड सम ऑफिशियल्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जिस वजह से महात्मा गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद उसी दिन फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया, बेसिकली स्टॉप कर दिया। 1923 में 1 जनवरी को CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने मिलके स्वराज पार्टी फॉर्म किया। क्यों फॉर्म किया? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रोक दिया था, इसीलिए इन दोनों ने मिलकर अपना नया स्वराज पार्टी फॉर्म किया 1 जनवरी 1923। देन 1924 गांधी जी को प्रिजन में बंद करके रखा था, जब उनको रिलीज़ किया किस साल में? देन 1924 में, एंड इसके बाद इन्होंने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को स्टार्ट किया। 1925 काकोरी कॉन्स्पिरेसी को रीनेम किया गया है ट्रेन एक्शन मूवमेंट, जिसमें हमने हमारे ही प्रोडक्ट्स को जो ब्रिटिशर्स इंडिया से लंदन भेज रहे थे, इंग्लैंड भेज रहे थे, वहाँ से हमने सामान अपना वापस ले लिया था। तो ये कोई पहले इसको ट्रेन लूट मूवमेंट कहा जाता था, बट नाउ इट इज़ नोन एज ट्रेन एक्शन मूवमेंट, बिकॉज हमने एक्शन दिखाया ना कि लूटा, ये हमारा ही सामान था। देन साइमन कमीशन कब आया था इंडिया में? 1927 में एस्टेब्लिश हुआ, आया 1928 में। जब आया तब प्रोटेस्ट किया था 1928 में, जिसके बाद जो हमारे लाल बाल के लाला लाजपत राय थे, उनको लाठी चार्ज की वजह से उनके सर में चोट पहुंचा एंड उनका डेथ हो गया। साइमन कमीशन, साइमन गोबैक का नारा लगाते हुए जो साइमन कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ? 1927। आया कब इंडिया में? 1928। एंड इसी के बाद 1929 में लाहौर सेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया गया ऑन 26 जनवरी को डिक्लेयर किया हमने पूर्ण स्वराज। 1930 को हमने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया। इसमें पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करने का बात हुआ कि हम पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करेंगे, एंड कब डिक्लेयर किया एक्चुअली? देन 26 जनवरी 1930। एंड इसी डे की इंपॉर्टेंस की वजह से हमारा 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया था, बट हमने एनफोर्स कब किया? देन 26 जनवरी 1950 को, बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डे, दैट इज पूर्ण स्वराज डे 26 जनवरी 1930। आपको याद रखना है। एंड कहाँ पे डिक्लेयर हुआ था? लाहौर सेशन में डिक्लेयर हुआ था। किसने डिक्लेयर किया था? देन जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया था। नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट किया था 1928 में। नेहरू रिपोर्ट बनाया किसने था? मोतीलाल नेहरू। आपको याद रखना है, दैट इज जवाहरलाल नेहरू जी के डैडी। देन 1928 साइमन कमीशन प्रोटेस्ट मैंने ऑलरेडी बताया। बारदोली सत्याग्रह किस साल में हुआ? 1928। 1930 में सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च हुआ। देन 1930 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? लंदन में हुआ। एंड सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च के साथ कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। 1931 में 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव जी को फांसी पे चढ़ा दिया गया, जिसमें हम मार्टिर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, जिस वजह से। 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। 1933 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिज्यूम कर दिया गया, जो 1932 में बंद कर दिया गया था। 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, लंदन में ही हुआ। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, एंड उसी के बाद पूना पैक्ट साइन हुआ 1932 में। किस किस के बीच में हुआ था? देन BR अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। किस वजह से? मेन टॉपिक था अनटचेबल, जो अनटचेबल्स थे, जो दलित कम्युनिटी थे, जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे, उनको कुछ राइट्स प्रोवाइड करना। देन 1934 फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इंपॉर्टेंट। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वेरी इंपॉर्टेंट। 1936 फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, कब फॉर्म हुआ था? 1936। देन मूविंग फॉरवर्ड 1937 को प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मेंशन किए थे कुछ प्रोविजंस, उसके अंडर इलेक्शन कब हुए फर्स्ट टाइम के लिए? 1937। 1938 सुभाष चंद्र बोस INC के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। 1939 में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया एंड फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म किया। फॉरवर्ड ब्लॉक किस साल में फॉर्म किया? 1939। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त ग्वालियर टैंक मैदान से स्टार्ट हुआ। 1941 को 1939 के बाद इस साइड में 1940 में लाहौर रिजोल्यूशन पास किया गया। 1940 को अगेन इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया, बिकॉज बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। देन 1941 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले गए, एंड वहाँ पे क्या किया उन्होंने? वहाँ पे जाने के बाद वहाँ से देन ही मूव टू सिंगापुर एंड फॉर्म्ड या हेड किया किसे?
इंडियन नेशनल आर्मी को। देन 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट ऑलरेडी डिस्कस किया, 8 अगस्त ग्वालियर टैंक मैदान से स्टार्ट हुआ। 1942 को क्रिप्स मिशन भी इंडिया में आया। 1943 में बंगाल फेमाइन, अ वेरी बिग इवेंट। एंड 1943 अगेन सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्स द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन सिंगापुर एंड हेडेड द इंडियन नेशनल आर्मी। इसके हेड पहले कौन थे? देन सिंगापुर में जो इसको फॉर्म किसने किया था इंडियन नेशनल आर्मी को? कैप्टन मोहन सिंह ने फॉर्म किया था एंड इसको हेड किया था 1943 में सुभाष चंद्र बोस में। इसके पहले इसका प्रेसिडेंट कौन था? किन्होंने प्रेसिडेंटशिप ट्रांसफ़र किया था सुभाष चंद्र बोस को? उनका नेम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। देन मूविंग फॉरवर्ड, एंड ऑफ वर्ल्ड वार टू 1945, 1939 को वर्ल्ड वार बिगिन हुआ, जिसमें बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए कि हमें इंडिपेंडेंस के टूवर्ड्स के लिए बहुत सारे फ्रीडम्स मिलेंगे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट हमने एक्सेप्ट नहीं किया। देन 1945 में बहुत सारे इनके प्रोविजंस ऐसे हुए कि इन्होंने बाद में बोला कि इसके बाद हम इंडिया को फ्री कर देंगे, तो उसके बाद हमने ज्वाइन किया। एंड हुआ वर्ल्ड वार 2 कब? देन 1945 में जो अच्छे से परफॉर्म नहीं किए थे, ऐसे तो उनको खाना नहीं मिल रहा था, इंडियन सोल्जर्स जो थे अच्छे से रहने के लिए नहीं मिल रहा था, ऊपर से इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया बिकॉज ब्रिटिशर्स हार गए थे, तो इनको INA ट्रायल के लिए लाया गया, जिसके वजह से 1946 को रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, ये बाद में हुआ, जिसके वजह से 1945 में जो INA ट्रायल हुआ, बहुत सारे लॉयर्स ऑफ इंडिया इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किए थे। 1944 में INA का अनसक्सेसफुल कैंपेन रहा इन इम्फाल, दैट इज़ हमारे इम्फाल के बाद इधर और मूव नहीं कर पाए बिकॉज जापान ने प्रॉमिस किया था खाना एंड ऑल प्रोवाइड करेंगे टू द इंडियन नेशनल आर्मी, बट इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया एंड आधे ही रास्ते में इनको इतना बुरा कंडीशन हो गया ऑफ आवर इंडियन नेशनल आर्मी कि इन्होंने पूरी तरीके से फ्रीडम नहीं दिला पाया, अदरवाइज वी वुड हैव गॉट फ्रीडम इन 1944 ओनली। देन 1946 रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, ये कौन से? HMIS तलवार एक सेगमेंट था, इन्होंने ये म्यूटिनी किया था, ये याद रखना है आपको, HMIS तलवार। देन 1946 ये क्या है? देन ये एक आर्मी का रेजिमेंट है। देन 1946 में अगेन कैबिनेट मिशन प्लान आया, इसमें कौन कौन से पर्सनैलिटीज़ थे? 3 पर्सन्स थे, इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं, उनका नेम्स कमेंट बॉक्स में बताना भी है। देन लास्ट जो हुआ 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट फाउंड किया गया, फॉर्म हुआ अंडर जवाहरलाल नेहरू, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देन 1947 में माउंटबेटन प्लान पास हुआ एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी पास हुआ, जिसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला इन 1947 ऑन 15 अगस्त एंड पार्टीशन हुआ 14 अगस्त में, जिसमें 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है एंड 15 अगस्त को इंडिया। ये सब बताने के बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आया फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट डेट्स, तो आपको सारे के सारे आने चाहिए। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप ना ही स्किप कर सकते हैं, ना ही आप छोड़ के जा सकते हैं। ये अगर आपने छोड़ दिया तो आपके बहुत सारे 2 से 3 मार्क्स चले जाने के चांसेस है, बिकॉज हिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से जब आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से आपके फंस जाएंगे। What is the approximate length of India's coastline including island territories? Island territories and mainland का coastline total कितना है? Then India का total coastline है 7516.6 किलोमीटर including the island territories. Without island it is 5516.6 किलोमीटर। सिर्फ mainland का अगर आपको coastline पूछे then it is 5516.6 किलोमीटर लेंथ है, बट अगर total पूछे of the whole India then it is 7516.6 किलोमीटर। इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट कोस्ट्स देख लेते हैं। ये रन ऑफ कच्छ, इट इज़ इंपॉर्टेंट कोस्ट। देन ये काठियावाड़ है जो गुजरात एरिया में है। देन महाराष्ट्र एंड गोवा से लेके कर्नाटका तक का जो कोस्ट है उसे क्या कोस्ट कहा जाता है? इट इज़ नोन एज कोंकण कोस्ट। पूछा जाता है इसीलिए बता रही हूँ, तो आपको याद कर लेना है। केरला का कोस्ट किसे कहा जाता है? मलाबार कोस्ट, केरला के कोस्ट का नेम। देन ओडिशा का जो कोस्ट है उसे उत्कल प्लेन या उत्कल कोस्ट कहा जाता है। एंड ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश के जो कोस्ट है उनको टुगेदर नॉर्थ सर्कल्स कहा जाता है। देन फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु इट इज़ नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। तो आपको ये कोस्ट याद कर लेने हैं। एंड जो टिप है जिसमें मलाबार कोस्ट एंड कोरोमंडल कोस्ट ज्वाइन होते हैं वो है कैप कोमोरिन। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 7516.6 किलोमीटर्स।
देन इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंडिया के कोस्टल स्टेट्स कितने हैं? देन 9 हैं हमारे इंडिया के कोस्टल स्टेट्स। दिस इंक्लूड्स गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। दिस आर आवर 9 कोस्टल स्टेट्स। नंबर याद रखने हैं, 9 है हमारे कोस्टल स्टेट्स। कोस्ट लाइन कितना है टोटल? अभी हमने पढ़ा इट इज़ 7516.6 किलोमीटर और मेनलैंड का 5422.6। इट इज़ अराउंड 5500 ओनली। कहीं कहीं आपको 5500 भी दिया जाएगा तो आपको याद कर लेने हैं। देन आइलैंड टेरिटरीज का कोस्ट लाइन कितना है? देन 2094 किलोमीटर्स ओनली द आइलैंड, नॉट द मेनलैंड। हमारे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन का स्टेट कौन सा है? देन इट इज़ गुजरात। शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन का स्टेट कौन सा है? इट इज़ गोवा। एंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन यूनियन टेरिटरी में से कौन सा है? देन इट इज़ अंडमान एंड निकोबार, नॉट लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार आपको याद रख लेना है। ये रहा हमारे देन बाउंड्रीज। टॉकिंग अबाउट द बाउंड्रीज, हम कितने कंट्रीज़ के साथ बाउंड्रीज शेयर करते हैं? टोटल वी शेयर बाउंड्रीज विथ 9 कंट्रीज। 9 कोस्टल स्टेट्स है, 9 इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी हम शेयर करते हैं विथ 9 इंटरनेशनल कंट्रीज, जिसमें से 7 है लैंड बाउंड्रीज एंड 2 है वाटर बाउंड्रीज। 2 वाटर बाउंड्रीज कौन कौन से हैं? देन श्रीलंका के साथ वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं, मालदीव्स के साथ वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं। एंड विच आर द 7 स्टेट्स विथ हुम वी शेयर द लैंड बाउंड्री? देन इट इज़ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। दिस आर द 7 countries basically. Then India has 17 states दैट शेयर्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज। ये पॉइंट आप ताकि कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने मेंशन किया। देखिए हमारे कितने स्टेट्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर करते हैं? देन इट इज़ 17 स्टेट्स। हाउएवर कितने कंट्रीज़ के साथ शेयर करते हैं? देन इट इज़ 9। ऑप्शन में आपको 9 दे देगा एंड करेक्ट आंसर विल बी 17 समटाइम्स व्हेन वी आर क्वेश्चन अबाउट द स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स, देन इट विल बी 17। तो आपको ये ध्यान देना है पॉइंट। एंड हमारे कितने ऐसे स्टेट्स हैं जो 3 से ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर करते हैं? देन ऐसे 6 स्टेट हैं, वो 3 डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ शेयर करते हैं। और वो 6 स्टेट कौन से हैं ये पूछा जाता है। देन इट इज़ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये वो सभी स्टेट्स हैं जो 3 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ या 3 कंट्रीज़ के साथ, 2 से ज़्यादा बेसिकली आपको क्वेश्चन लास्ट ईयर ही पूछा गया है। 2 से ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करने वाले कितने स्टेट्स हैं इंडिया में? देन इट इज़ 6 स्टेट्स। देन इंटरनेशनल बाउंड्री 7 कंट्री के साथ लैंड एंड 2 के साथ वाटर बाउंड्री मैंने ऑलरेडी बता दिया। एंड स्टेट्स हमने डिस्कस किया। इंडिया का कितना है लैंड बॉर्डर? टोटल 15106.7 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 15,000 किलोमीटर का हमारा लैंड बॉर्डर है। लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सा स्टेट शेयर करता है? देन इट इज़ वेस्ट बंगाल। किस कंट्री के साथ शेयर करता है? देन इट इज़ बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ शेयर करता है सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया। एंड कौन सा स्टेट सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर रखता है या शेयर करता है? देन इट इज़ वेस्ट बंगाल। कितना किलोमीटर? 2509.7। अगर आपको नंबर याद ना रहे तो भी ये स्टेट आपको याद रखना है, वेस्ट बंगाल। देन फॉलोड बाय राजस्थान एंड अरुणाचल प्रदेश। सबसे स्मॉलेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर किस स्टेट का है इंडिया में? इट इज़ नागालैंड, 125 किलोमीटर। एंड लद्दाख एक ही ऐसा यूनियन टेरिटरी है, ओनली यूनियन टेरिटरी टू हैव 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज। लद्दाख किस किस के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। देन पाकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान। नेपाल नहीं है, आपको याद रख लेना है। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर कितना लेंथ का है? देन 3233 किलोमीटर। कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर टच करता है इंडिया पाकिस्तान का? देन जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। इंडिया चाइना का बॉर्डर कितना है? 3488। कौन से स्टेट्स के साथ शेयर करता है इंडिया एंड चाइना बॉर्डर? देन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, 5 स्टेट्स। देन इंडिया एंड नेपाल का बॉर्डर 1770 किलोमीटर। किस किस के साथ शेयर करता है, टच करता है बॉर्डर? इंडियन स्टेट्स ऑफ बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। ये तीनों सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं तो मैंने डिस्कस कर लिया। बाकी सब भी आपको याद कर लेने हैं, लेकिन कितना लेंथ है वो तो याद करना ही है और स्टेट्स भी याद कर लेने हैं क्योंकि पूछा जाता है। लेकिन बाकी 3 जो मैंने अभी डिस्कस किया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इंडिया भूटान का कितना है बॉर्डर? देन इट इज़ 699 किलोमीटर। इट टचेस अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, वेस्ट बंगाल। इंडिया म्यांमार 1643। इट टचेस अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। इंडिया बांग्लादेश 4156 सबसे लॉन्गेस्ट है तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिर से याद कर लेना है। बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 स्टेट्स। देन इंडिया एंड अफगानिस्तान का सबसे शॉर्टेस्ट है 106 किलोमीटर। जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ बॉर्डर टच करता है, ये भी आपको याद कर लेना है, ये पूछा गया है डायरेक्टली प्रीवियस ईयर में। ये ऑलरेडी इंटरनेशनल बॉर्डर हमने डिस्कस कर लिए, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए।
देन टॉकिंग अबाउट द मेन बॉर्डर लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। रेडक्लिफ लाइन किस किस कंट्री को डिवाइड करता है? देन इंडिया पाकिस्तान। ये किस पर्टिकुलर पर्सन के नेम के आफ्टर में नेम किया गया था? द रेडक्लिफ लाइन। देन सर सिरिल रेडक्लिफ जो बाउंड्री कमीशन के चेयरमैन थे, एंड ये बाउंड्री कमीशन जब एस्टेब्लिश हुआ था इन्होंने रेडक्लिफ लाइन को डिटरमाइन किया एज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन अगस्त 1947, नेम्ड आफ्टर सिरिल रेडक्लिफ हु वाज द चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन, देन सर सिरिल रेडक्लिफ। एंड पाकिस्तान ने ये लाइन को विड्रॉ कर लिया बाद में, एंड इनका मानना है कि 24th पैरेलल पाकिस्तान एंड इंडिया का बॉर्डर है। हाउएवर हम इंडिया ये कंसिडर नहीं करते हैं। एंड ये रेडक्लिफ लाइन जो है किस किस का बाउंड्री डिटरमाइन करता है? पाकिस्तान ऑन वेस्टर्न साइड जो वेस्ट पाकिस्तान है, एंड ईस्ट पाकिस्तान जिसे बांग्लादेश कहा जाता है ऑन ईस्टर्न साइड द रेडक्लिफ लाइन। देन व्हाट इज़ लाइन ऑफ कंट्रोल? लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान मानता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल हमारा एक्चुअल बॉर्डर है, बट हम इंडिया नहीं मानते हैं। एंड ये लाइन ऑफ कंट्रोल कब एग्रीमेंट साइन हुआ था? ये लाइन ऑफ कंट्रोल एक एक्चुअली सीज फायर लाइन था जो मिलिट्री कंट्रोल के अंडर अभी भी है, एंड इस सीज फायर लाइन को शिमला एग्रीमेंट 1972 के बाद रीनेम कर दिया गया एज लाइन ऑफ कंट्रोल। तो डेट आपको याद कर लेने हैं। एंड क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी अभी देखिए पाकिस्तान ने पहलगाम टेरर अटैक करवाया, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, एंड पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में बहुत सारे नेगोशिएशंस चल रहे हैं रिगार्डिंग द बॉर्डर। इस तरफ बलूचिस्तान गिलगित बलूचिस्तान जो रीजन है उसको इंडिया को लेने का बात है। देन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इन सब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपको बाउंड्रीज याद कर लेना जो पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मूविंग टू 24th पैरेलल या तो फिर रन ऑफ कच्छ बाउंड्री लाइन। ये पाकिस्तान मानता है कि इंडिया का एक्चुअल डिमार्केशन इंडिया और पाकिस्तान का ये है, बट इंडिया नहीं मानता है। ये सिर क्रीक भी कहा जाता है। सर क्रीक किस पर्टिकुलर लाइन को? देन 24th पैरेलल को कहा जाता है। 24th पैरेलल क्या है? ये एक्चुअली 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ऑफ अर्थ इक्वेटर है, जिसको पाकिस्तान मानता है कि ये हमारा बाउंड्री है। ये कहाँ पे फॉलो होता है? रन ऑफ कच्छ रीजन गुजरात में फॉलो होता है, बट इंडिया डू नॉट क्लेम इट, ओनली पाकिस्तान क्लेम इट, इंडिया एक्नॉलेज नहीं करता है। टॉकिंग अबाउट मैकमोहन लाइन डिमार्केट्स बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एंड ये कब फॉर्म हुआ था? देन इट वॉज सिग्निफाइड व्हेन इंडिया एंड तिब्बत साइंड ए कन्वेंशन एट द शिमला ऑन 3 जुलाई 1914। 3 जुलाई 1914 का जो शिमला कन्वेंशन था जिसमें इंडिया एंड तिब्बत के बीच में बाउंड्री डिसाइड हुआ था, तभी इंडिया एंड चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन को एज बाउंड्री सेट किया गया। एंड इसे किसके नेम के आफ्टर नेम किया गया इस लाइन को? देन आफ्टर सर हेनरी मैकमोहन हु वाज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिन्होंने ये मैकमोहन लाइन डिटरमाइन किया। याद रखना है चेयरमैन नहीं, फॉरेन सेक्रेटरी थे। देन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये भी एक सीज फायर लाइन था जिसको इंडो चाइना वार हुआ था, इंडो चाइना वार, सिनो इंडियन वार 1962, जिसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बाय पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर माना जाता है दैट इट डिवाइड्स इंडिया एंड चाइना, एंड ये इंडिया ने भी एक्नॉलेज किया। तो अभी बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड लाइन ऑफ कंट्रोल के बीच में ये डिफरेंस है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बॉर्डर डिटरमाइन करता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड एक्नॉलेज्ड बाय इंडिया, वेयरएज लाइन ऑफ कंट्रोल एक इमेजिनरी लाइन है जो पाकिस्तान अपने आप से सोच के बैठा है, बट वो हम डिटरमाइन नहीं करते, हमारे अकॉर्डिंग रेडक्लिफ लाइन ही एक्चुअल बाउंड्री है। देन ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये टर्म पहली बार प्राइम मिनिस्टर जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर थे ज़ो एनलाई, इन्होंने दिया था 1959 में इन ए लेटर टू प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, आवर फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। देन डूरन लाइन क्या है? डूरन लाइन एक्चुअली इंडिया एंड अफगानिस्तान को सेपरेट करने वाला एक लाइन था जिसको मेजरली अभी पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया है। द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये लाइन फॉल होता है, हाउएवर थोड़ा सा पोर्शन दैट इज़ 106 किलोमीटर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉल होता है जो अफगानिस्तान को टच करता है। एंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान भी अगर आपको ऑप्शन में दे दे देन दैट विल ऑल्सो बी द करेक्ट आंसर फॉर डूरन लाइन। हाउएवर द एक्चुअल आंसर फॉर इट इज अफगानिस्तान एंड इंडिया इज द शेयर्स द बाउंड्री। डूरन लाइन किसको सेपरेट करता है? देन इंडिया अफगानिस्तान। किसके नेम पे दिया गया था? सर मोर्टिमर डूरंट, अ ब्रिटिश डिप्लोमेट, एंड ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? इन द ईयर 1896। देन कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज, रेडक्लिफ मैकमोहन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। मैगिनॉट लाइन ये किस किस कंट्री को डिवाइड करते हैं? देन इट सेपरेट्स जर्मनी फ्रॉम फ्रांस। देन ब्लू लाइन
इट इज़ बिटवीन लेबनान एंड इसराइल। ग्रीन लाइन या अटीला लाइन ये सिप्रस एंड तुर्की के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री फॉर्म करता है। मैनरहिम लाइन जो है बहुत बार पूछा गया है, रशिया एंड फिनलैंड, आपको याद कर लेना है। डूरन लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान या तो फिर इंडिया अफगानिस्तान। देन हिंडनबर्ग लाइन पोलैंड एंड जर्मनी। 17 पैरेलल नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम। Then the 20th parallel Sudan Libya, then the 22nd parallel Sudan Egypt, 25th parallel Mauritania and Mali, then 31st parallel Iran Iraq important है, 38th parallel North Korea South कोरिया अगेन इंपॉर्टेंट दिस टू। देन 49 पैरेलल यूएस एंड कनाडा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 24th पैरेलल इंडिया पाकिस्तान जो गुजरात के एरिया में है, जो इंडिया एक्नॉलेज नहीं करता है। एंड सेज फ्राइड लाइन या सेज फायर्ड लाइन या फ्रांस जर्मनी सेज फायर्ड लाइन। हाउएवर जो जर्मनी एंड फ्रांस है वो क्या है अभी हमने देखा, देन इट इज़ द मैगिनॉट लाइन बोलने से जर्मनी फ्रांस। हाउएवर सेज फायर्ड लाइन देन इट इज़ फ्रांस एंड जर्मनी। Famines caused by rat infestation during the flowering of Melaccona basifera bamboo in parts of northeast India are known as dash famine। Melaccona bamboo का जो प्लांट है उसके फ्लावरिंग के टाइम पे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फमाइन आते हैं उसे मौतम फेमाइन कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज मौतम फेमाइन। ये किस वजह से होता है? रैट इन्फेस्टेशन की वजह से होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये हर 50 ईयर्स में ऑकर होता है बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ आसाम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा एट्सेट्रा। देन ये क्या होता है ड्यूरिंग दिस टाइम? रेड फ्लड होता है। रेड फ्लड क्या टर्म है? देन प्लेग ऑफ ब्लैक रेड्स ड्यूरिंग द फ्लावरिंग ऑफ मेलकोना बसीफरा ट्री, ये आपको याद रखने हैं एंड स्टेट याद रखने हैं एंड द टर्म रेड फ्लड एंड हर 50 साल में। दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इससे ज़्यादा आपको याद नहीं करने हैं बिकॉज इतने सारे पॉइंट्स हैं कि सबको याद करने जाएंगे तो आपको याद नहीं होगा। जो मेन पॉइंट्स है वही डिस्कस कर रहे हैं, वही आपको याद करने हैं। देन टॉकिंग अबाउट चालीसा फेमाइन जो ऑलरेडी ऑप्शन में मैंशन है, इट ऑकर्ड इन 1783 to 1784 एंड इट वॉज ड्यू टू द एल नीनो इफेक्ट्स। नॉर्थ इंडिया में बेसिकली ये फेमाइन आया था लाइक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब एट्सेट्रा। देन टॉकिंग अबाउट दी ढोराई बजा फेमाइन, ये कब हुआ था? इस फेमाइन को स्कल फेमाइन भी कहा जाता है। 1971-72 के टाइम पे ये आया था। ये भी एल नीनो इफेक्ट की वजह से आया था एंड बेसिकली वेस्टर्न इंडिया में ये फेमाइन कॉज हुआ था। देन टॉकिंग अबाउट दी अपर डोअब फेमाइन गंगा यमुना डोअब में आया था 1860-61 के टाइम पे। अप टू 20 लाख पीपल हैव बीन अफेक्टेड बाय दी फेमाइन। तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में आया था लाइक रोहिलखंड, देन अवध, दिल्ली, हिसार एट्सेट्रा। देन कुछ इंपॉर्टेंट फेमाइंस जो ब्रिटिशर्स टाइम पे थे एंड जो इंडिया में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस इन एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम एज वेल एज अदर एग्जाम, वो डिस्कस कर लेते हैं। 1770 का ग्रेट बंगाल फेमाइन, देन 1780-85 का चालीसा फेमाइन, 88-94, 1788-94 दोराई बजा फेमाइन, ये तीनों ऑलरेडी ऑप्शन में है तो इंपॉर्टेंट है। 1837-38 आगरा फेमाइन, 1860-61 अपर डोअब फेमाइन, 1866 ओडिशा फेमाइन, 1869 राजस्थान फेमाइन, 1876-78 साउदर्न इंडिया फेमाइन, 1897 इंडियन फेमाइन, 1899-1900 इंडियन फेमाइन, अगेन 1943 द बंगाल फेमाइन। ये स्टेट्स एंड ईयर्स आपको याद कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट है। एंड कोर्सेज क्या है, एरियाज क्या है, ये सब आप याद कर सकते हैं बट द डेट्स एंड द फेमाइन नेम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। देन टॉकिंग अबाउट द एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो क्या है? एल नीनो एंड ला नीना इतने ज़्यादा न्यूज़ में थे प्रीवियस ईयर एज वेल एज दिस ईयर, तो ये आपको याद कर लेने हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा। एल नीनो एंड ला नीना क्या है? ये दो ऑपोजिट फेस है ड्यूरिंग द एनसो साइकिल। एनसो साइकिल क्या है? एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन साइकिल है जिसमें पानी के मूवमेंट की वजह से बिलो द सरफेस ऑफ ओशन एक इफेक्ट क्रिएट होता है जिसमें एनसो साइकिल के बीच में दो ऑपोजिट फेसेस होते हैं एंड एक न्यूट्रल फेस, एक एल नीनो एक ला नीना। ये क्या है? देन न्यूट्रल फेस में ना वार्म होता है ना ज़्यादा कोल्ड होता है, ये वेदर कंडीशंस डिटरमाइन करते हैं एंड इम्पैक्ट इसका जो है ग्लोबल है। एल नीनो जो है, एल नीनो इज़ अ वार्म फेस। इसमें ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में बेसिकली सरफेस वाटर गर्म हो जाता है एंड जो रेनफॉल है वो इंक्रीज हो जाता है एंड किसी किसी एरिया में ड्राउट्स आ जाता है। ये दोनों कॉमन इफेक्ट है ऑफ एल नीनो एंड ला नीना, हर 3 से 7 साल में होता है एंड ये वार्म फेस है। हाउएवर द ला नीना इज़ अ कूल फेस। इसमें ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में ही वाटर यूजुअली कूल हो जाता है, सरफेस वाटर, जिस वजह से किसी किसी रीजन में अगेन इंक्रीज रेनफॉल एंड सम कंडीशंस ड्रायर कंडीशंस इन सम रीजन एंड इसका भी फ्रीक्वेंसी 3 to 7 ईयर। कूल फेस ला नीना, एल नीनो वार्म फेस, ये दोनों याद रखने हैं। एनसो साइकिल का फुल फॉर्म एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन साइकिल। ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं, आपको पूछे जाएंगे।
एंड इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, हेल्प किया हो, देन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें एंड लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम, एंड कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ थैंक यू।